तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये टॉपिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, बट बोर्ड्स के अंदर इसके अंदर जनरली कम क्वेश्चन आते हैं। मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि कितने साल पहले मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन पे क्वेश्चन आया था। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस पे, दैट इज हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट के मैकेनिज्म क्या होते हैं। बट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक है बेसिकली। ये टॉपिक है बहुत अच्छा, बहुत कुछ तुमको जानने को मिलेगा, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, तो समझते जरा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज एड्सॉर्प्शन होता कैसे। तो सब लोगों को ये तो याद होगा ही कि एड्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एड्सॉर्बेट और दूसरी होती है एड्सॉर्बेंट। ओके, सो हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट। दैट इज जो सरफेस है, समझिए सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होने वाला है वो क्या है, एड्सॉर्बेंट है। और जो मॉलिक्यूल्स आकर एड्सॉर्ब होंगे, सपोज करिए मॉलिक्यूल्स आ गए, ये इस पर एड्सॉर्ब हो गए, सो ये क्या है, ये है एड्सॉर्बेट। ठीक है, ये इतना बेसिक तुम लोगों को पता होगा कि एड्सॉर्बेट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है। सही है, अब देखना ये होता कैसे है पर्टिकुलरली प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अपना काम कैसे करता है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जरा। तो इस प्रोसेस को काम करने के लिए हमारे पास दो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, फर्स्ट चीज जो है दैट इज बेसिकली बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, पहली चीज क्या है, पहली चीज है बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन के लिए, दैट इज बेसिकली योर एंथैल्पी चेंज। ओके, एंथैल्पी चेंज। सही है, तो पहले एक एक करके देखते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों समझेंगे और बहुत ही ज्यादा गहराई में आके समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स कैसे काम करती है और एंथैल्पी चेंज कैसे काम करता है। सही है, तो इस वीडियो का बस यही मोटिव है कि इन दोनों चीजों को समझना, ताकि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन को 100% कवर कर सकें। सही है ना। लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी में भी देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा रखा है। ठीक है, तो देखना जरा, सबसे पहले देखना बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है बेसिकली। अगर तुम लोग देखोगे इस डायग्राम को तो इसके अंदर मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ये किसका डायग्राम है, ये है एड्सॉर्बेंट का डायग्राम। किसका डायग्राम है, एड्सॉर्बेंट का डायग्राम है। ठीक है, अब एड्सॉर्बेंट के अंदर तुम लोग देखोगे ये है ऊपर की लेयर। ठीक है ना, ये अपनी फर्स्ट लेयर, लिख देता हूं मैं, इट इज अवर फर्स्ट लेयर। ठीक है ना, फिर उसके नीचे ऐसे सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। ठीक है ना, ऐसे लेयर्स होती हैं इसके अंदर एड्सॉर्बेंट के अंदर। ऑफ कोर्स हर एक सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। ठीक है ना, अब इस पर देखना, गौर करना जरा ए पे। ठीक है ना, जो हमारे पास मॉलिक्यूल ए इन्होंने ले रखा है इमेज के अंदर, सो ए मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस देखना कौन कौन सी लग रही हैं। ये जो इसका साइड वाले मॉलिक्यूल है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों फोर्स लगा रहे हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और तुम्हें पता होगा फोर्स क्यों लगाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फोर्सेस लगाते हैं क्योंकि हर एक चीज जो होती है ना, हर एक इस वर्ल्ड के अंदर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तुम्हें पता है दैट इज इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मास देन इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, ये तुम लोगों को पता है बेसिक फॉर्मूला। तो अगर किसी भी दो मासेस के बीच में डिस्टेंस है तो देन वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो बस फिर से वही है इसके अंदर कहानी कि जो हमारे पास ए मॉलिक्यूल है उसके पास चारों तरफ से फोर्स लग रही है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल उसको राइट की तरफ खींच रहा है, एक मॉलिक्यूल उसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, मतलब कि स्टेबलाइज है। कोई मॉलिक्यूल उसको खींच कर लेके नहीं आ सकता क्योंकि दोनों की दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल नेचर की है। ठीक है ना, ऐसी ही एक इसको अपवर्ड खींच रहा है, अपवर्ड पुल कर रहा है, और एक इसको डाउनवर्ड पुल कर रहा है। देख रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फोर्स भी कहेंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ऐसे ही ये वाली सारी की सारी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट तो करेंगी, बट ये सारी की सारी फोर्सेस इसके ऊपर कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्ट करने के बाद। ठीक है ना, और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ये होएगा कि जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह पर रहेगा, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है ना, क्या है ये बैलेंस्ड है। मतलब कि इसके ऊपर सारी की सारी फोर्सेस ने काम तो करा, बट ईच एंड एवरी फोर्स इज इक्वल इन नेचर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर कैंसल्ड आउट। ठीक है ना, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो इसी वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इस वजह से क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन अगर तुम लोग वहीं पर ही देखोगे, ये मॉलिक्यूल है, देखना ये मॉलिक्यूल है सरफेस पे, सरफेस पे मॉलिक्यूल है। तो अगर ये मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो इसके ऊपर देखना, एक मॉलिक्यूल जो इसके राइट में है वो इसको राइट की तरफ पुल कर रहा है, और एक मॉलिक्यूल जो इसके लेफ्ट में है वो इसको लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है ना, समझना, राइट वाला राइट को कर रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट को कर रहा है, लेकिन जो इसके नीचे है वो इसको नीचे करेगा। बट इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर वाली फोर्स है वो तो भैया गायब है, वो तो है ही नहीं। समझ रहे हो, और ऐसे ही जो उसको नीचे की तरफ, ये देखो, ये जो
लेफ्ट और राइट में नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनके भी कोई भी अपोजिट फोर्स अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो तीन फोर्सेस हैं ये इसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं, ये बेसिकली कमी है। किसके अंदर कमी है? ये जो फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल है उनके अंदर एक कमी है कि इनके ऊपर क्या लग रही है? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अनबैलेंस्ड फोर्स। और तुम्हें पता है कि अगर कोई भी चीज अनबैलेंस्ड है तो क्या चाहेगी? अपने आप को बैलेंस्ड करना चाहेगी। और दैट्स वाई बेसिकली हमको एड्सॉर्प्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऊपर के मॉलिक्यूल है ना, या फिर हम लोग कहेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, द फिनोमिना विच इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और एनीथिंग, ठीक है ना। तो जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर ये अनबैलेंस्ड फोर्स काम करती है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी? उस मॉलिक्यूल को अनबैलेंस करेगी बेसिकली। तो क्या होएगा? जो बाहर से मॉलिक्यूल है, सपोज करिए ये हमारे पास ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल आए, ये बाहर से इसके ऊपर अटैच होना चाह रहा है, ये देखो ये मॉलिक्यूल आया अटैच होना चाह रहा है, ये मॉलिक्यूल अटैच होना चाह रहा है, और एक और लेयर मतलब कि एक और लेयर उसमें बनना चाह रही है। तो क्या है, मना करेगा? बिल्कुल मना नहीं करेगा। ये सोचेगा कि हाँ मेरे पास नीचे से एक फोर्स लग रही थी जो मेरे को अनबैलेंस बना रही थी, और इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल आ गया जो इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। सो दैट्स वाई बेसिकली ये एक फर्स्ट रीजन है। ऐसा नहीं है कि यही एक रीजन है पर्टिकुलरली, ठीक है ना, ये केवल एक रीजन है दो में से, जो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है वो हमको बताता है, ठीक है। ये समझ में आया? ड्यू टू द बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। एक बार जब एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे ना, जब और क्लैरिटी आ जाएगी टॉपिक के अंदर, ठीक है, तो दिक्कत मत लेना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज बहुत अच्छा टॉपिक है। अब उससे पहले, एंथैल्पी चेंज से पहले अपने को कुछ बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। जरा देखना, एंथैल्पी चेंज से पहले कुछ बेसिक देखते हैं। तो तुम लोगों को बेसिक क्या पता होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए डेल्टा जी का, क्योंकि अभी हमारे पास आएगी डेल्टा जी की इक्वेशन बनकर आएगी हमारे पास। तो डेल्टा जी का क्या बेसिक है? डेल्टा जी की तीन वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? सब लोगों को पता है, इट इज नेगेटिव, और इट इज पॉजिटिव, और इट इज जीरो। सही है ना, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर जीरो हो सकती है। और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बोले तो जो रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो रिएक्शन अपने आप चल रही है, स्पॉन्टेनियस कह लो, या फिर क्या नाम होता है? स्पॉन्टेनियस होता है, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा कौन सा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस होता है और दूसरा होता है फिजिएबल, सेकंड नेम इसका, स्पॉन्टेनियस और फिजिएबल, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस और फिजिबल। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल, ठीक है ना, मतलब कि रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, ठीक है ना, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। देन जीरो पे क्या आएगा? जीरो पे होना इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जीरो पे क्या होने वाला है? इक्विलिब्रियम होने वाला है। सही है, इतना सबको प्री रिक्वेस्ट है, पता होना चाहिए इतना तुमको, ठीक है ना। देन आगे देखना, आगे ये तो हमारे पास हो गया डेल्टा जी का फंडा। डेल्टा जी क्या होती है? डेल्टा जी होती है अपनी गिब्स एनर्जी। ये भी पता होगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रो तुम लोग पढ़ के आए हो, गिब्स एनर्जी, ठीक है। डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स एनर्जी है। जिनको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको ये पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस नेगेटिव है, और जब वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ना भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, गिब्स एनर्जी क्या होती है। अब आगे देखना, आगे सो डेल्टा जी की जो इक्वेशन होती है, दैट इज बेसिकली डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, ठीक है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 11th क्लास की। 11th क्लास में इस इक्वेशन को लोग ड्राइव करना भी सीखते हैं, ठीक है ना। सो अगर किसी को 11th क्लास नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, बस इक्वेशन ध्यान रखना, इक्वेशन है क्या। सो सबसे पहले तो ये हो गया डेल्टा जी, दैट इज गिब्स एनर्जी। देन सेकंड इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी कह लो या फिर कह लो एनर्जी, ठीक है ना। एंथैल्पी कह लो या फिर कह लो एनर्जी, ठीक है ना, जो तुम्हारे को सही लगे वो तुम लोग कह सकते हो, एंथैल्पी या फिर एनर्जी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टेम्परेचर है, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, एंड एस। अब एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोफी। एस क्या होता है? एंट्रोफी होती है एस। अब एंट्रोफी से क्या मतलब भैया आपका? एंट्रोफी होती है द एबिलिटी टू मूव रेंडमली। दैट मींस अगर तुमसे मैं कहूं एक तुम्हारे पास वो है, क्या है तुम्हारे पास? एक तुम्हारे पास कंटेनर है, तीन कंटेनर ना मान लो, तीन कंटेनर है, ये तो तुम्हारे पास तीन कंटेनर, और एक कंटेनर में है तुम्हारे पास सॉलिड, एक कंटेनर में है लिक्विड, और एक कंटेनर में है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तीन तुम्हारे पास कंटेनर है, तुम्हारे पास एक में सॉलिड, लिक्विड और गैस। देन उसके बाद सोचना, सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव किस में करेंगे? किस में करेंगे? खुद सोच के देखो। गैस में करेंगे ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा जो रैंडमनेस होगी, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की, वो किस में होगी? गैस के अंदर होगी। उससे कम किस में होगी? उससे कम लिक्विड में होगी। उससे कम किस में होगी? सॉलिड में होगी। क्योंकि तुमको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट्स वाई उनके बीच में कोई भी मोशन होना पॉसिबल ही नहीं है। बट लिक्विड के थोड़े से लूज होते हैं,
ठीक है ना। एंड गैस के तो बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। सही है ना, ये सब तुम लोग पढ़ के आए हो 8th स्टैंडर्ड साइंस। ओके, तो ये सब तुम लोग पढ़ के आए हो, तो इतना तुमको पता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखना एंट्रोफी का क्या मतलब है। एंट्रोफी का मतलब है रैंडमनेस। सो सबसे ज्यादा एंट्रोफी किसकी है? सबसे ज्यादा एंट्रोफी है गैस की। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एंट्रोफी किसकी है? गैस की। और सबसे कम एंट्रोफी किसकी है? सबसे कम एंट्रोफी है सॉलिड की। सही है, फंडा समझ में आ गया। एंट्रोफी किसे कहते हैं? एंट्रोफी इज बेसिकली द एबिलिटी टू मूव रैंडमली और द रैंडमनेस ऑफ अ सॉल्यूशन और एनीथिंग। ओके, दैट इज एंट्रोफी। अब ध्यान से समझना जरा, अगर हमारे को एड्सॉर्प्शन करना है तो एड्सॉर्प्शन कैसे होगा, खुद सोच के देखें। एड्सॉर्प्शन होने के लिए डेल्टा जी का क्या होना जरूरी है? डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। सिंपल, इतना सबको समझ में आता है। एड्सॉर्प्शन होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। अब तुम लोग क्यों, क्यों के आंसर क्या है कि अगर नेगेटिव होगा जो भी तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तभी वो रिएक्शन आगे चलेगी। सो डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है ना, ये लिख लेते हैं लोग, डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। अब आगे कुछ भी होता है आगे मतलब नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव होना ही चाहिए। इट इज मोस्ट मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच में भी आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के बारे में क्या कहोगे भैया? टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही लेंगे ना, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स, कम नहीं करेंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है। देन एंट्रोफी, अब एंट्रोफी में क्या होगा? अब एंट्रोफी सोच सकते तुम लोग, मतलब कि सोचना जरा, जो अपना एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन बेसिकली जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है गैस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है वो? गैस के लिए इस्तेमाल होता है। अब खुद सोच के देखना कि स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के वो रेंडमली मूव कर रहे थे। ये हमारे पास एड्सॉर्बेंट, क्या है हमारे पास? एड्सॉर्बेंट। ठीक है ना। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये दूर दूर, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रेंडमली मूव कर रहे थे इस तरीके से। एक सेकंड, हाँ ये रहे गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे थे। ये इनकी एंट्रोफी क्या है? एंट्रोफी बहुत ज्यादा एंट्रोफी है, मूव फॉर रैंडमली फ्रीली मूव कर रहे हैं। बट जैसे ही ये इस एड्सॉर्बेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे? इसके ऊपर स्टिच हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या आएंगे? एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए? इसके ऊपर ऐसे ये एड्सॉर्ब हो गए। तो क्या इनकी एंट्रोफी कम हुई या ज्यादा हुई? सोच सकते हो, इनकी एंट्रोफी कम हुई या ज्यादा हुई? ऑफ कोर्स इनकी एंट्रोफी क्या हुई है? इनकी एंट्रोफी डिक्रीज हुई है। सही है, क्योंकि पहले ये घूम पा रहे थे, अब ये स्टिच हो चुके हैं एक जगह पर, एकदम रैंडम मोशन में खत्म हो चुका है। सो एंट्रोफी डिक्रीजेस। एंट्रोफी क्या हुई यहाँ पर? डिक्रीज हुई है। तो ध्यान रखना, अगर एंट्रोफी डिक्रीज होती है दैट मींस एंट्रोफी इज नेगेटिव। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है? एंट्रोफी कैसी है इसकी? नेगेटिव है, क्योंकि डिक्रीज हुई है ऑफ कोर्स। ठीक है ना, इतना फंडा समझ में आ गया। तो हमारे पास निकल करके आ गया, हमारे को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच की बात अभी करते हैं, माइनस टी। टेम्परेचर कैसे रहने वाला है? टेम्परेचर रहने वाला है भैया पॉजिटिव। और एस, एस कैसे रहने वाला है? एस रहने वाला है भैया नेगेटिव। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है? ये अभी बात करेंगे। डेल्टा एच, एच अभी निकालेंगे हम लोग, और तुम्हें आता है डेल्टा एच बेसिकली, तुम्हें पता है डेल्टा एच क्या है, बताता हूँ लेकिन अभी फिर भी जिनको नहीं याद। तो डेल्टा एच कैसे रहने वाला है? डेल्टा एच नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, सो इट इज फाइनली पॉजिटिव। सो अगर हमको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, ध्यान से समझना, अगर एड्सॉर्प्शन होना है, एड्सॉर्प्शन होने का क्राइटेरिया क्या है? एड्सॉर्प्शन होने का भैया क्राइटेरिया है डेल्टा जी का नेगेटिव होना। ठीक है, इतना सबको पता है। और अगर तुमको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो इज इक्वल्स टू में इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब इसको कैसे नेगेटिव बना सकते हो? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर तुम्हें इस इज इक्वल्स टू में नेगेटिव चाहिए तो तुम लोग क्या करोगे? डेल्टा एच को हाईली नेगेटिव बनाओगे। डेल्टा एच को क्या करोगे? हाईली नेगेटिव बनाओगे। ध्यान रखना, हाईली वर्ड का मतलब क्या है, अगर खुद सोच के देखना, हाईली तुम लोगों ने नहीं बना है। सोचो जरा, अगर डेल्टा एच तुम्हारे पास कितना है, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू -7। ओके ओके, डेल्टा एच तुम्हारे पास -7, छोटी से लेते हैं -7। और तुम्हारा पॉजिटिव जो वैल्यू मतलब कि टेम्परेचर और एंट्रोफी का मल्टीप्लीकेशन करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, टेम्परेचर और एंट्रोफी का मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास आ जाता है, सोचो, प्लस का 10। ठीक है ना, कितना आएगा? प्लस का ही आएगा बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10 - 7, 10 - 7 कितना बचेगा? कितना बचेगा? इट इज +3। कितना आएगा? +3 आएगा। तो क्या डेल्टा जी नेगेटिव हुआ? नहीं हुआ, इट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन हो गई नहीं, इट इज नॉन फीजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कहने का मतलब तुम्हारा डेल्टा एच इतना नेगेटिव होना चाहिए कि वो सामने वाली पॉजिटिव चीज को काउंटर कर ले। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है? मतलब कि जो एंट्रोफी और टेम्परेचर का
मल्टीप्लिकेशन है उसको काउंटर कर सके, इतना नेगेटिव होना चाहिए तुम्हारा डेल्टा एच। सही है, तो यही है बेसिकली फिनोमेना। अब डेल्टा एच क्या था? डेल्टा एच था एनर्जी, और वो भी कौन सी एनर्जी? जो एनर्जी निकली है। अब कुछ तुम्हें पता है, ये तो तुम्हें पता ही वैसे, ठीक है ना। अगर एनर्जी निकलती है दैट इज एक्सोथर्मिक। एनर्जी अगर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक। जिनको नहीं पता प्लीज अपनी कॉपी के हेडर में लिख लो अभी कभी। और जब एनर्जी, अब एक्सोथर्मिक लिख देता हूँ चलो, इट इज रिलीज। एनर्जी निकल ली है, रिलीज, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। और अगर हम लोग एनर्जी देते हैं, एनर्जी जब हम लोग देते हैं किसी रिएक्शन में, इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है ना, इट इज गिवन, ठीक है ना। जब हम किसी को भी एनर्जी देते हैं इट इज गिवन। ओके, सो जब भी हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, देन इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। ओके, क्योंकि अपने को डेल्टा एच कैसा चाहिए? डेल्टा एच चाहिए अपने को नेगेटिव, और भी छोटा मोटा नहीं, हाईली नेगेटिव, दैट कैन काउंटर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी डेल्टा एस, ठीक है ना, जो टी डेल्टा एस के मल्टीप्लिकेशन को काउंटर कर सके, ठीक है ना। इट इज हाईली नेगेटिव। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? दैट इज पॉजिटिव। जो भी हम चीज देते हैं दैट इज पॉजिटिव। खुद सोचो ना, ये तो हमें पता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन अगर कोई देगा तो उसमें चार्ज कैसा आएगा? चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ऐसे इसके अंदर है कि जब हम लोग एनर्जी को देते हैं देन इट इज पॉजिटिव, जब एनर्जी बेसिकली निकलती है, ठीक है ना, एनर्जी निकलती है देन इट इज नेगेटिव। सिंपल। सही है भाई, फंडा समझ में आ गया? शायद मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, जब हम एनर्जी देते हैं दैट इज रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। जब एनर्जी दी जाती है दैट इज गिवन तो इट इज पॉजिटिव। सही है, फंडा समझ में आ गया? तो ये है तुम्हारे पास डेल्टा एच का फंडा। तो तुमको करना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चलानी है, और एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, दैट इज नेगेटिव इन नेचर, ठीक है ना। और तुम्हें पता है फिजिकल केमिकल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, 20 to 40 एंड 80 to 240 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर दोनों पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज एंट्रोपी, ओ सॉरी, एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज में हमने क्या पढ़ा कि अपने पास जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव होनी चाहिए, और छोटी मोटी नहीं, हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। और नेगेटिव होने के साथ साथ ताकि उसको काउंटर कर सके, ताकि डेल्टा जी नेगेटिव हो सके, ठीक है ना। मेन मोटिव डेल्टा जी का है, मेन मोटिव ध्यान रखना, मेन मोटिव डेल्टा जी का है। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने बैलेंस्ड फोर्स, कि उसको बैलेंस बना के रखना है। अब देखो, ये है तुम्हारे पास एनसीईआरटी, ठीक है ना। और ऐसे टॉपिक ना एनसीईआरटी में से पढ़ने सबसे बेस्ट रहता है, किसी और किताब में से या फिर किसी और चीज में से बेसिकली रिफ्रेशर वगैरह पढ़ने से इससे नुकसान ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है ना। आप देखना जरा, लाइन बाय लाइन देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस पार्टिकल है किसके? एड्सॉर्बेंट के आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क, ठीक है ना। मतलब कि जो हमारे पास बल्क में है, बल्क में कौन है? बल्क में यहाँ पर ए है, बल्क के अंदर कौन है? बल्क मतलब कि अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना। अंदर वाले पार्ट के अंदर कौन है? अंदर वाले पार्ट में ए, ठीक है ना। और सरफेस पे कौन है? सरफेस है बी। तो बी जो है उसका एनवायरमेंट सेम नहीं है एज कंपेयर टू ए, ठीक है ना। जो यहाँ पर सरफेस वाले पार्टिकल की बात हो रही है दैट इज बेसिकली और बी, और बल्क में जो हमारे पास इनसाइड द बल्क है दैट इज ए, ठीक है ना। फिर आगे क्या रखा है? इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस। देख रहे हो ये वर्ड? देख रहे हो ये वर्ड पे गौर करना जरा, इट इज म्यूचुअली बैलेंस, मतलब कि जो हमारे पास ए पे फोर्स लग रही हैं दैट आर ऑल बैलेंस्ड, ठीक है ना, म्यूचुअली बैलेंस्ड है वो। बट जो सरफेस पे कौन है? सरफेस पे हमारे पास बी, द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स, उसके आसपास एटम्स है ही नहीं, ठीक है ना, दैट्स व्हाई। और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो इसकी वजह से उसके ऊपर क्या है? इसी वजह से उसके ऊपर है अनबैलेंस्ड। देख रहे हो, अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स का जो अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, दैट इज रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर कर अपने आप को बैलेंस करना चाहती है, ठीक है ना। देन आगे देखना, दीज फोर्सेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग द अट्रैक्टिंग, नॉट अटैकिंग, इट इज अट्रैक्टिंग। मतलब कि जो हमारे पास ये है एड्सॉर्बेंट की जो फोर्सेस हैं, कौन सी फोर्सेस? दैट इज रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है ना। दोनों बातें सेम सेम है, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अट्रैक्ट करने के लिए एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि जब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आएंगे, देख रहे हैं ग्रीन वाली जो लेयर थी, जब एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आएंगे तो इसको फोर्स को बैलेंस करेंगे वो, ठीक है ना। सो पार्टिकल ऑन इट सरफेस द एक्सटेंट ऑफ द एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना, मतलब कि जो एड्सॉर्प्शन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? जब हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये तुमको पता है पॉइंट, ये तुम लोग डिफरेंशिएट में पढ़ चुके हो। सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होता है? एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, इसी वजह से, क्योंकि जब हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है जिनके अंदर, सही है ना। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने पर इसी वजह से एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ठीक है, फंडा समझ में आया? ये था फर्स्ट पार्ट। एक बार खुद रीड करना, और कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है ना? मस्ट खुद रीड करना, खुद रीड, ठीक है ना? ये पार्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। देन सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से, ठीक है ना? सेकंड पार्ट शुरू होता है यहाँ से, इट इज आवर सेकंड पार्ट, दैट इज अनदर से लेकर यहाँ से यहाँ तक, दैट इज आवर सेकंड पार्ट, दैट इज ऑफ एंथैल्पी चेंज वगैरह वाला, ठीक है ना? देखना जरा, इसमें ही पढ़ते हैं एक बार। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एड्सॉर्प्शन इज द हीट। देख रहे हो, हीट, हीट ले लो, एनर्जी ले लो, कुछ नहीं, एंथैल्पी ले लो, सब कुछ सेम है, ठीक है ना? आगे देखना, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस। ये भी पढ़ा तुम लोगों ने कि रेजिडुअल फोर्सेस जो है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो डिक्रीज होती हैं, ठीक है ना? सरफेस पर देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, विच अपीयर्स एज हीट, ठीक है ना? मतलब कि भैया कि अगर देखो, मैंने पहले बताया था, क्लास के अंदर बताया था मैंने तुम लोगों को कि हमारे पास जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना? चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो, चाहे वो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस हो, ठीक है ना? और जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है भैया? क्योंकि जिस टाइम पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। सही है भाई, फंडा समझ में आ रहा है? पहले अनबैलेंस्ड फोर्स थी, स्टेबिलिटी कम थी, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बने स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? इसी वजह से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सो देयरफॉर इन इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फंडा समझ में आ रहा है? पढ़ चुके हैं हम लोग, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना? कैसा रहेगा वो? हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा। सही है भाई, नेगेटिव भी नहीं, हाईली नेगेटिव रहेगा। सही है ना? समझ में आ रहा है ना? व्हेन अ गैस एड्सॉर्ब्ड, ठीक है ना? जब हमारे पास गैस एड्सॉर्ब्ड होगी, द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अब यहां से देखना, यहां से ये लोग समझा रहे हैं एंट्रोपी, यहां से क्या समझा रहे हैं लोग? एंट्रोपी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब कि हिलने की, ठीक है ना? रैंडमनेस की ताकत, मूवमेंट की ताकत, वो क्या होगी? रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक जगह गैस पे हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी, स्ट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना? तो क्या रखा है? दिस अमाउंट्स टू डिक्रीज इन द एंट्रोफी, और इसी को हम लोग एंट्रोफी कहते हैं। जब हमारे पास रेंडमनेस कम हो गई, मूवमेंट कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? एंट्रोफी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? जिसकी वजह से डेल्टा एस कैसा हो जाएगा? डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना? फिर आगे देखना, एड्सॉर्प्शन इज दस accompanied बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोफी। देख रहे हो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि भैया हमारे पास डेल्टा एच भी घट रहा है, मतलब कि नेगेटिव में है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव में है। सही है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है ना? फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, अब हमें क्या करना है? प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है। ये देखो जरा, स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। देखते हैं ये क्या रखा, नहीं क्या रखा इन्होंने। द थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, बेसिकली 11th क्लास थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे लेना उन्होंने? कांस्टेंट, एंड प्रेशर, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। कैसा रहेगा डेल्टा जी? नेगेटिव रहेगा। सही है, पढ़ लिया तुम लोगों ने। डेल्टा जी कैसा रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। दैट इज देयर इज डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का भी घटना जरूरी है। सही है भाई, समझ में आ गया? डेल्टा जी कैसा रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है स्पॉन्टेनियस के लिए। सही है, आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, अब इक्वेशन देखना, ये इक्वेशन थर्मोडायनेमिक की मोस्ट फेमस इक्वेशन, कई न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर 11th क्लास के अंदर, ठीक है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच हैज सफिशिएंटली, देख रहे हो, सफिशिएंटली हाई, बताया था मैंने तुम्हें कि केवल हाई नहीं होगा, इट इज वेरी हाई नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है ना? सफिशिएंटली हाई नेगेटिव वैल्यूज एस माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि भैया जब एच की वैल्यू हाईली नेगेटिव होगी तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। सही है, फंडा समझ में आ गया? बिकॉज वैल्यू एस माइनस की टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। देख रहे हो क्या लिख रखा है उन्होंने? माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर किसी भी नेगेटिव चीज के आगे तुम लोग पहले से ही माइनस लगा कर रखोगे तो कैसा बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस करके दिखा दिया मैंने तुम्हें यहाँ पर। देखो ये रहा, ये नेगेटिव, और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, सो इट इज पॉजिटिव। सही है, समझ में आ गया? सो दस इन एन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस, एड्सॉर्प्शन कैसा है भैया? हमेशा स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही हो जाता है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर्स मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, डेल्टा एच और डेल्टा एस का कॉम्बिनेशन क्या करता है? इसको, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाता है, ठीक है ना? एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, जैसे ही एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ेगा, डेल्टा एच बिकम्स लेस, डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? कम होता जाएगा, लेस नेगेटिव होता जाएगा। अब यहाँ पर लेस का मतलब क्या है? लेस का मतलब भैया ये समझ लेना कि अगर पहले -7 था,
फिर -8 हो जाएगा, कम हो गया, -9 हो जाएगा, कम हो गया। नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं लेस नेगेटिव की, मतलब कि ऊपर बढ़ेगा। अगर स्टार्टिंग में देखो देखो यहाँ पर देखना, लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग में मान लो -7 था, ठीक है ना, तो -7 के बाद अगर वो और लेस होगा, कम होएगा, इसका मतलब -7 से कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, सही है ना। तो लेस नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में भी लेस। अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली डेल्टा एच बिकम्स इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। अब देखना जरा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसे समझने के लिए एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। समझो तुम्हारे पास डेल्टा जी तुमको नेगेटिव बनाना है, और डेल्टा एच कितना है तुम्हारे पास, चलो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सही है, ये इक्वेशन है अपने पास। और अगर डेल्टा एच मान लो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में डेल्टा एच कितना है, मान लो -10 है, ठीक है ना, माइनस कितना है, -10। और उसके बाद जो हमारे पास डेल्टा एस है वो कितना है, वो है तुम्हारे पास माइनस कितना लेना चाहिए, सोचो सोचो, -10 से बड़ा या छोटा। अगर तुम ले लोगे -10 से बड़ा, तो कितना हो जाना है, -20 लेके देख लो। -20 लोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना है वो, तो फिर डेल्टा जी हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं तो इसी वजह से क्या लेंगे, -10 से छोटा, ठीक है ना, दैट इज -5। ध्यान रखना, डेल्टा एच लार्ज होना चाहिए और सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए कि वो टी डेल्टा एस को काउंटर कर सके, ठीक है ना। अभी देख लो ये कितना हो गया, -5। तो अब इसको रिजल्टेंट आएगा, डेल्टा जी कितना आने वाला है, डेल्टा जी आने वाला है -5, ठीक है ना, क्योंकि -10 प्लस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, -10 और ये हो जाएगा +5। ये टी डेल्टा एस का मल्टीप्लाई है, टी डेल्टा एस का मल्टीप्लाई, -5 जो है ना, डेट इज टी डेल्टा एस का मल्टीप्लाई। सो ये आ जाएगा माइनस माइनस +5, सो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा, वैसे वैसे क्या होना है, वैसे वैसे हमारे पास जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, मतलब कि -10 से घट घट के माइनस -10 थी पहले समझ लो, तो -8 हो जाएगी, फिर -6 हो जाएगी, फिर -5 हो जाएगी, ठीक है ना। और जिस टाइम पर ये -5 होगी, उस टाइम पर क्या आएगा, दोनों इक्वल, देख रहे हो, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि टी डेल्टा एस भी और डेल्टा एच भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होना है, -5 + 5, -5 + 5, डेल्टा जी कितना हो जाना है, डेल्टा जी हो जाना है 0, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, डेल्टा जी बिकम्स 0, जैसे जैसे डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा टी डेल्टा एस, देन डेल्टा जी बिकम्स 0। सही है ना। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, और उस टाइम पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सही है, फंडा समझ में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक बार रिकमेंडेड है, दोबारा से एनसीईआरटी को रीड करो, इस टॉपिक को, बोर्ड्स के लिए भले इंपॉर्टेंट ना हो, बट नॉलेज नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तुमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, ठीक है ना। ये सब बातें तुमको सीखने को मिलेंगी, कुछ नहीं, ठीक है ना। और जब भी समझना है, सो प्लीज एक बार कमेंट में डाल देना, या फिर वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है ना, वरना बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ गया होगा आई होप तुम लोगों को, ठीक है ना। टिल देन चलिए बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कोई और नया टॉपिक पढ़ेंगे, सही है।